अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो मेरे हिसाब से ये अनफेयर है, लेकिन I'd like to elaborate on it with your permission. श्योर। देखिए, जब आप कुछ करते हो, जब आप एक गेम में घुसते हो, तो उस गेम के रूल्स अगर आपको पता है तो आप वो गेम आपको खेलना चाहिए। अगर आप उस गेम के रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप खेल के आप तो हारेंगे ही हारेंगे। आपके चांसेस ऑफ विक्ट्री 0 से 1% 2% होगा। एम आई राइट? राइट। तो जिस फील्ड में हम हैं, और अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं जानता हूँ उसके बारे में बात करें तो उसमें नेपोटिज्म है। अब ये जानते हुए कि नेपोटिज्म है, ये इस फील्ड का एक रूल है, इस फील्ड की एक सच्चाई है। इसे जानते हुए भी अगर आप इस गेम में घुसना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, तो जान कर रिसर्च करके प्रिपेयर होकर घुसिएगा। लेकिन प्लीज, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है जब लोग इसके बारे में जानते भी हैं, इसमें है भी, और फिर भी उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। ये इन एन आइडियल फेयर वर्ल्ड ये चलेगी बात, लेकिन हम नहीं जीते हैं आइडियल फेयर जिंदगी में, और सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं, कहीं पर भी। और फिर आज की टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर हो गई है, डरावनी हो गई। आई यूज द वर्ड डरावनी, आई अंडरलाइन दैट, कि राज कपूर जी को एक्चुअल एक्टर की तरह हर फिल्म में, हर एज में वो डाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, यूज हो रही है, और जैसे वक्त गुजरे मुझे लग रहा है कि वो रिक्रिएट कर सकते हैं एक कंप्यूटर ग्राफिक, और एक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Hi, I'm Vishal Malhotra and you're watching the Enigmatic Horizon podcast. वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू एनिग्मेटिक होराइजन पॉडकास्ट न्यू एपिसोड। मेरा नाम है रॉबिन त्यागी और आज आप नए पॉडकास्ट के एपिसोड में मुझे देख रहे हैं। मेरे साथ एक आज ऐसे गेस्ट हैं जिनको हम टीवी एक्टर बोलें, फिल्म एक्टर बोलें, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या इनोवेटर बोलें, या फिल्म इंडस्ट्री में जो भी इनोवेशन अगर के लिए किसी को किन्हीं लोगों के नाम आते हैं तो वो इनका नाम जरूर आता है। 2003 में एक इश्क विश्क मूवी आई थी जिसमें बहुत बड़े एक्टर भी थे, और जिसमें कैरेक्टर और एक्टर जिस मूवी को लोग पहचानते हैं कि हाँ ये एक मूवी थी, इसमें एक मैम्बो नाम का कैरेक्टर था। तो जिस कैरेक्टर को उन एक्टर ने निभाया था वो थे विशाल मल्होत्रा सर। वो आज हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा पहला क्वेश्चन है जिसमें के पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब हमने हमारे एडिटर इन चीफ ने बोला कि विशाल सर को हम अप्रोच करते हैं, उनको हम अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और इंटरव्यू करेंगे और ऐसे ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, तो उन्होंने मुझे आपकी 20 साल पहले वाली फोटो भेजी और 20 साल बाद वाली फोटो भेजी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कुछ डिफरेंस नजर आता है, तो मैंने कहा सर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस आ रहा है। तो बोला तुम अपनी 10 साल पहले वाली फोटो देखो और अभी वाली फोटो देखो, कुछ डिफरेंस नजर आएगा। मैंने कहा बहुत सारी चेंजेस है। तो पहला क्वेश्चन यही है सर कि व्हाट इज योर सीक्रेट, फिटनेस सीक्रेट, कि आप 20 साल पहले भी ऐसे ही थे, 20 साल बाद भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल, तो इसका कोई सीक्रेट नहीं है जी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि पिछले 30 साल से मैं एक ऐसी जॉब में हूँ विच इज़ नॉट अ जॉब, इट्स माई पैशन। तो जब आप व्हेन यू लिव योर पैशन, आई थिंक अंदर से ही जो खुशियाँ हैं वो बाहर आती है। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू सराउंड माई सेल्फ विथ सिंपल लवली पीपल विथ गुड एनर्जीज। कोशिश तो बहुत होती है। टेलीविजन से स्टार्ट किया सर, स्लोली ट्रांजिशन हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा में। तो कैसी Yes. थी जर्नी और कुछ चैलेंजेस सामने आए? जर्नी तो इनिशियली बहुत ही स्मूथ थी। मैंने शुरुआत की डिज्नी के साथ, दूरदर्शन में। तब तो सैटेलाइट टेलीविजन भी नहीं थी, तो दूरदर्शन से मैंने अपनी शुरुआत की। वहाँ से जी टीवी पर वही प्रोग्राम डिज्नी आर के तौर पे गई। फिर आया एक शो जिसका नाम था हिप हिप हुर्रे, जो जी टीवी पर था। और ऐसे ही लोगों को मेरा काम अच्छा लगने लगा, तो मुझे एड फिल्म्स के लिए बहुत सारे अप्रोच मुझे किए गए। टेलीविजन में भी मैं काम करता रहा, ऐसे ऑफर्स आते रहे। और फिर एक दिन केन घोष ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है इश्क विश्क, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप ऑडिशन करें। तो बाकायदा मैंने ऑडिशन किया, वहाँ पर एक एमटीवी हंट था, वो सारे प्रोसेसेस किए मैंने। लेकिन लकीली क्या हो रहा था कि वन बाय वन हर ऑडिशन स्टेज को मैं पास कर रहा था। तो संघर्ष तो ऐसा कुछ था ही नहीं,
उस वक्त तो एक 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 करके आई गॉट सिलेक्टेड। और एक बार इश्क विश्क रिलीज हो गई और आपने कहा था कि काफी बड़ी लोकप्रियता उसने काफी पाई, तो उसके बाद ऑफर्स आते रहे। मुझे याद है कि करण जौहर जी का मैसेज आया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म करें। साथ ही साथ महेश भट्ट जी का एक कॉल आया, फिर नागेश कुकनूर। तो ऐसे आई एम फीलिंग आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि पहले ही फिल्म से रिकग्निशन हो गई और ये सारे जो महारथियां हैं उन लोगों ने मुझे आगे से अप्रोच किया। एड की बात करी आपने कि एडवर्टाइजमेंट आपको मिलते थे। एक अलग तरीके का एड था, हार्पिक का एड। वो आपने क्यों सेलेक्ट किया कि हाँ हाँ मुझे ये करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब तक मैंने ये ब्रांड चूज किया, उस वक्त तक आई वुड से 20 to 30% न्यू माई नेम एज विशाल मल्होत्रा। उससे पहले पीपल न्यू मी एज मैम्बो, वेताल, जॉन, मेरे किरदारों के नाम से। सो मैंने ये पर्पसली इसलिए चूज किया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का स्क्रिप्ट ऐसा था कि मैं घंटी बजाता था और एक खूबसूरत लड़की एक दरवाजा खोलती थी और कहती थी विशाल। और अगर आप देखें कि वो एड जो है वो ऑन रिपीट दिन में कम से कम आई डोंट नो अक्रॉस चैनल 100 बार तो आता ही था। तो वो रिकॉल ऑफ विशाल 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 एक ब्रांडिंग के लिए, बहुत ही ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए। एंड दैट हैपेंड। उस एड को करने मैंने ये आई थिंक ये प्रोडक्ट मैंने 5 या 6 साल तक इंडोर्स किया, और पहले ही साल में ये फर्क पड़ दिया कि लोग मुझे अपने नाम से पहचानने लगे। तो उसने कैरेक्टर नेम से नेम तक का जर्नी जो है वो थोड़ा सा शॉर्टन कर दिया, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट रीजन ऑफ डूइंग द प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने इनोवेशन की बात की थी, तो एनएफटी के बारे में मतलब हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ा-सा लोगों को पता लगे क्या एनएफटी क्या है? मतलब आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे नॉन फंजिबल टोकन वगैरह इन सब चीज़ों पे आर्ट्स को लेके जाना चाहिए? मेरी सोच इतनी डीप नहीं थी जी। मैं कोविड के वक्त घर पे बैठा था, बहुत बोर हो रहा था। क्रिएटिव इंसान हूँ, कभी मैं घर बैठा नहीं हूँ। और क्रिएटिव लोगों की जो एटलीस्ट मेरी मेरी जो ब्रेन थिंकिंग है वो हमेशा ऑन रहती है जब मैं सोता भी हूँ। तो मैं रिसर्च कर रहा था अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में, अलग आर्ट और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, और आई चांस्ड अपॉन नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज। एंड आई लव्ड इट क्योंकि ये एक इसके दो बिगेस्ट रीजन थे कि नंबर वन, ये आर्ट और टेक्नोलॉजी को एक साथ ला रही थी। आई फेल्ट दैट दिस इज द फ्यूचर, एंड अलॉन्ग विद दैट इट गिव अ लॉट ऑफ पावर, और बहुत सारा एम्पावरमेंट आर्टिस्ट को दिया इसने कि आप अपने प्रोडक्ट को ओन करते हैं, आप अपने आर्ट और क्राफ्ट को ओन करते हो, प्योर ओनरशिप। एंड इसमें रॉयल्टीज भी होती हैं इसमें, वगैरह वगैरह होते हैं। तो आई नेवर लुक्ड एट इट फ्रॉम अ मनी पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट टाइम। आई लुक्ड एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू एज दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विच बहुत ही नेचुरली ब्लेंड होती है मेरे पैशन के साथ। तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, और एक दिन मैंने ट्विटर पर लिख दिया कि मैं एनएफटीज बनाना चाहता हूँ। और आई वाज लकी कि दुनिया भर से लोगों ने मुझे, आर्टिस्ट्स ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इस पर। तो उस वक्त मैंने बहुत ही क्लियर डिसीजन ले ली थी कि मैं सिर्फ एक इंडियन आर्टिस्ट के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ। दिस इज नथिंग टू डू विद सूडो नेशनलिस्टिक बिहेवियर, इट्स समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि वो इंडियन आर्टिस्ट मेरे जर्नी के बारे में या मुझे पहचानेंगे, या मेरे 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 काम को शायद पहचानेंगे। क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जो एनएफटीज हैं वो मेरे कला के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में एक बायोग्राफी हो। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद आर्टिस्ट। और जो पहला आर्ट था, जो पहला एनएफटी था, वो ऑक्शन में बहुत ही बढ़िया तरीके से बिका। मुझे ये पता लग गया और लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा कि यू आर द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव क्रिएटेड एंड सोल्ड एन एनएफटी। तो आई बिकेम द फर्स्ट इन दैट सेंस। फिर ये दिस वर्ड स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि एनएफटी कम्युनिटी दुनिया में बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है, और कहीं पर भी कोई कुछ करे तो यूनिक करे तो इसकी खबर सबको पहुंच जाती है। फिर एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन पॉप रॉक बैंड है जिसका नाम है मरून 5, और उन्होंने मेरा एक एनएफटी अक्वायर किया। उसके वजह से इंटरनेशनली मार्केट में ये बात फैल गई। तो ऐसे ही एक एक करके एनएफटीज मैं बनाते गया और बिकते गए।
कई मैंने बनाए, कई मैंने आर्टिस्ट के कोलैबोरेशन के साथ बनाए, और इसी तरीके से मैं एनएफटी की दुनिया में घुस गया। तो जो ऑक्शन होता है तो उसमें क्रिप्टो भी यूज होती है, क्रिप्टो करेंसी? बिल्कुल, क्रिप्टो ही यूज़ होते हैं। क्योंकि एनएफटीज़ क्या होते हैं? एनएफटीज़ होते हैं कि आप अपनी जो कला है, आप अपनी जो आर्ट है, उसे आप डिजिटाइज़ करो और ब्लॉकचेन पर इसे बेचो। और ब्लॉकचेन पर जो करेंसी यूज़ होती है, वो क्रिप्टो करेंसी ही होती है। तो जिस क्रिप्टो करेंसी का हमने उपयोग किया, वो ज़्यादातर इथेरियम था। जी हाँ। मैंने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है। सबसे मैंने मतलब अंदर से मुझे आती है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है। और इनोवेशन की बात करें तो जब आपने एनएफटी यूज किया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे लगा कि आप इसका शायद अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि बहुत लोग इसको स्किप करते हैं। हाउ डू यू फील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? इन अ वेरी, वेरी बिग वे। इन फैक्ट इट इज़ ऑलरेडी बीन देयर। अगर आप बहुत सारे कलाकार को देखो, तो वो बहुत अगर आप चाहते हैं कि वो उन्हें आप डी-एज करो या उनकी एज बढ़ाइए, या उन्हें थोड़ा-सा एक स्पेसिफिक लुक जो चाहिए, वो अगर उन्हें यूज़ करना है। मैं इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से यूज़ किया जा रहा है, और अभी रिसेंटली तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ़ स्पेशल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक कला अलग से ही है, और उसमें भी एआई का बहुत ही योगदान हो रहा है। लेकिन मैं एक एक्टर, हाल ही में ही किसी ने मुझे एक ईमेल कहा था कि वी आर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ लॉस एंजलिस, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हम एक्टर्स के 360 स्कैन कर रहे हैं, पल्सेस डाल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। एक 6 घंटे का प्रोसेस होता है, जहां पर हम हर एंगल से हर एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं, एंड देन दे यूज द वर्ड व्हिच गिव्स मी गूज़बम्प्स। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि हम फिर उस कलाकार को इमॉर्टलाइज कर देंगे। इसका ये मतलब है कि आप ले लीजिए कि अगर आपके फेवरेट एक्टर थे राज कपूर जी, और उस वक्त वो टेक्नोलॉजी थी, तो वो उनको पूरा स्कैन कर लेते थे इन अ वेरी हाई एंड वे। और फिर आज की टेक्नोलॉजी इतनी इतनी सुपीरियर हो गई है, डरावनी हो गई है। आई यूज द वर्ड डरावनी, आई अंडरलाइन दैट, कि राज कपूर जी को एक्चुअल एक्टर की तरह हर फिल्म में, हर एज में वो डाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है, यूज हो रही है, और जैसे वक्त गुजरे, मुझे लग रहा है कि वो रिक्रिएट कर सकते हैं एक कंप्यूटर ग्राफिक, और एक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनकी परमिशन पड़ेगी, और वो इमॉर्टलाइज हो जाएंगे। और उनके फैमिली को जब तक वो इस दुनिया में है और काम कर रहे हैं, उन्हें काम के पैसे मिल रहे हैं, तो जब तक वो काम करेंगे और जब तक आप उनका अवतार, जो एआई अवतार है, वो यूज करेंगे, तो आपको एज एन एक्टर रॉयल्टी। रेम्यूनरेशन मिलेगी। तो आप मैं समझ भी नहीं बिल्कुल। सकता हूँ कि ये कहाँ जा रही है ये टेक्नोलॉजी। तो मैंने बोला, यार फिर एक्टर की जरूरत क्यों है? फिर तो आप किसी को भी एक्ट करवा दो, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसकी ऑलरेडी एक्टिंग की ब्रांडिंग हो गई है, जैसे कि शाहरुख खान या जो भी है, अगर आप मेरी भी ले लो, तो वो फैन फॉलोइंग और वो एक्टर की हम यूज करते हैं। वरना तो हम एज पर कैरेक्टर, ऐसा जमाना आ रहा है कि एक स्क्रिप्ट जब लिखते हैं एक डायरेक्टर, उसमें वो सोचते हैं कि यार मुझे ऐसा एक्टर चाहिए इस फिजिक के साथ। फर्स्ट हाफ में उसकी वेट 30 kgs ऊपर होगी, सेकंड हाफ में वो एनोरेक्सिक होगा, और हमें एक ब्रांड न्यू फेस लॉन्च करना है। फेस लॉन्च करने से बेटर तो हम एक अवतार क्रिएट करते हैं, जिनकी ओनरशिप उस प्रोड्यूसर के पास होगी। सो ये सारी चीजें जो है ना त्यागी साहब, ये डरावनी है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली एआई से डरता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत ही रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ, जो रोगन, बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है, और वहां पर मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन सुनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो प्लीज आप रिसर्च खुद का कीजिएगा, जो भी सुन रहे हैं ये, कि एक सवाल आया था एआई के बारे में, कि हैव वी रीच द प्लेस दैट वी कैन स्विच ऑफ दैट रोबोट और दैट कंप्यूटर। और ये डरावनी बात है कि वो स्टेज खत्म हो गया है। अब अगर कोई कंप्यूटर या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रोग हो जाए,
या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हम उसे स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते। और ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है त्यागी जी कि ये खुद अपने आप को डेवलप कर रही है। डीप फेक के बारे में तो हमने सबसे सुना है। क्या आप जानते हैं त्यागी जी कि अब टेक्नोलॉजी बेसिक जो पब्लिक को अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है जहां पर 3 सेकंड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपकी पूरी वॉइस एक्सप्रेशंस मैच कर सकती है। 3 सेकंड, मतलब आप 3 सेकंड का वॉइस सैंपल दीजिए, दैट्स ऑल। तो सोचिए कि अगर आप, आपके नहीं लेकिन किसी के फैमिली में एक पेरेंट है और बच्चे की वॉइस टेक्नोलॉजी किसी ने अडॉप्ट कर दी है, तो कितने क्या क्या हो सकता है। देखने सो के लिए आते हैं जितने सॉरी, ज्यादा फ्रॉड्स। मैं जी, एक्सक्यूज मी कि मैं थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री और एआई से लेकर एआई इन जनरल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में अवेयर रहे। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम रोक भी नहीं सकते। वापस एक्टिंग पे लाते हैं। विशाल जी मल्होत्रा एक्टिंग बताते हैं कि जोली बोले या किसी सीन को हल्का करना हो तो आपको कास्ट कर देते हैं। तो रियल लाइफ में भी क्या आप ऐसे ही हैं या हाँ कोई जी, मैं रियल लाइफ गुस्सा? में नॉर्मल, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे नॉर्मल इमोशंस हैं। मेरे भी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मूड्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ज्यादातर मैं एक बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रहता हूँ, अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, मैं पेरेंट्स के साथ खुश रहता हूँ। ज्यादातर मुझे इंजॉय करना लाइफ विथ सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है। टेलीविजन और फिल्म में और एंकरिंग में हम थोड़ा सा कैरेक्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है और मैं ये कॉम्प्लीमेंट के तौर से लेता हूँ जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि शायद मैंने अपने किरदारों को इतने अच्छी तरह से निभाया है कि आप सोचेंगे। ये क्वेश्चन मेरे फादर के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका नाम है, बहुत ही महान एक्टर है, कलाकार है, लेजेंडरी है, उनका नाम है प्रेम चोपड़ा। और मैं उनसे बात कर रहा था, काफी बात करता हूँ, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आपको एज अ विलन डिपिक्ट किया गया था फॉर मोस्ट ऑफ योर करियर, तो क्या लोग आपको ऐसे एक्चुअल में समझते थे? उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल। सो यस, इट इज हाउ इट इज। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं। क्या विशाल मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं या उस राह पर चल दिए हैं? मैं उसका जवाब एक्चुअली आपको देना चाहता हूँ, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। मोटिवेशनल, ये मोटिवेशनल हो या नॉलेजेबल हो या जस्ट इंफॉर्मेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, लेकिन आई होप कि जो कल ही एक्चुअली मैंने अपना पहला पॉडकास्ट शूट किया। पॉडकास्ट का नाम है द विशाल आवर। मेरा एक बहुत ही फेमस शो हुआ करता था जिसका नाम था डिज्नी आवर, और लोगों को यो वो आज भी याद है। तो इसलिए मैंने पर्पसली उस पॉडकास्ट का नाम रखा है द विशाल आवर। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लोग अभी तक आए हैं इस पॉडकास्ट पर और बहुत अमेजिंग बातें की हैं हमने। इसके साथ साथ मुझे वीडियो गेमिंग का बहुत बहुत शौक है, तो एक सेक्शन ये भी है कि मैं अपने गेस्ट के साथ वीडियो गेम खेल रहा हूँ और वह वीडियो गेम खेलते खेलते हम उसमें घुस जाते हैं उसकी दुनिया में, और फिर मैं सवाल पूछता हूँ और फिर मैं तो तो ये पॉडकास्ट बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में। सो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन त्यागी। आपने बहुत सारी मूवीज में काम किया, बहुत सारी मतलब उनसे जुड़ी मतलब फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं फिल्म में। तो यस, आपकी कौन सी रोल या कैरेक्टर कौन सा सबसे फेवरेट है कि हाँ ये मेरा स्पेशल है, स्पेशल फॉर मी, मुझे हमेशा याद रहता है? अर्लियर ऑन इन माय करियर एक विवाह ऐसा भी सूरज भजियाता सर की फिल्म थी। आई लव्ड टू प्ले दैट कैरेक्टर क्योंकि इट वाज वेरी अवे फ्रॉम द स्टफ दैट आई हैड डन। तू है मेरा संडे, जो मैंने फिर हाल ही में की है, ये आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये दो फिल्म्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा किरदार करते, निभाते हुए। लेकिन एज एन एक्टर आई लव दीज टू फिल्म्स अगर आप बात करें तो। टेलीविजन शोज बहुत सारे मुझे अच्छे रोल्स मिले हैं। हमारे तुम्हारे करके एक शो था विच आई डिड इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ माय करियर, कुछ तो लोग कहेंगे बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर्स थे। यस मॉम, ये सारे अवे फ्रॉम द नॉर्म ऑफ बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट और अ बबली और अ फन गाय। आई लव प्लेइंग दोज काइंड ऑफ रोल्स।
I'm very I love when I aspire to do different kind of roles, right? तो जब भी मुझे वो मौका मिलता है तो मुझे बहुत मजा आता है. These are the films. But I have enjoyed thoroughly doing as being a part of, as a human being, as a person. I've loved being a part of all my films. नेपोटिज्म की अगर बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ है या डिकेड में इस तरीके की चीजें चली हैं कि हाँ नेपोटिज्म है, जो टैलेंट है वो पीछे रह जाता है? तो नेपोटिज्म के बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो नेपोटिज्म है, हमारे ही लाइन में नहीं, हर लाइन में है. करेक्ट. क्या मेरा पर्सनल ओपिनियन नेपोटिज्म में, क्या ये सही है या गलत है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये गलत है, ये अनफेयर है. मेरा पर्सनल नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म एक अलग हो गया. नेपोटिज्म मींस कि फेवरेटिज्म तो फैमिली सभी सेक्टर में है. फैमिली फैमिली डिसेंडेंट्स एंड ये हम डिफाइन इस कॉन्वर्सेशन के लिए करते हैं कि नेपोटिज्म फैमिली डिसेंडेंट है, फेवरेटिज्म जो आपको पसंद आता है. अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो मेरे हिसाब से ये अनफेयर है. लेकिन I'd like to elaborate on it with your permission. Sure. देखिए, जब आप कुछ करते हो, जब आप एक गेम में घुसते हो, तो उस गेम के रूल्स अगर आपको पता है तो आप वो गेम आपको खेलना चाहिए. अगर आप उस गेम के रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो आप खेल के आप तो हारेंगे ही हारेंगे. आपके चांसेस ऑफ विक्ट्री 0 से 1% 2% होगा. Am I right? राइट. तो जिस फील्ड में हम हैं, और अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं जानता हूँ उसके बारे में बात करें तो उसमें नेपोटिज्म है. अब ये जानते हुए कि नेपोटिज्म है, ये इस फील्ड का एक रूल है, इस फील्ड की एक सच्चाई है. इसे जानते हुए भी अगर आप इस गेम में घुसना चाहते हैं, compete करना चाहते हैं, तो जान कर रिसर्च करके प्रिपेयर होकर घुसिएगा. लेकिन प्लीज, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है जब लोग इसके बारे में जानते भी हैं, इसमें है भी, और फिर भी उसके बारे में कंप्लेन करते हैं. ये इन एन आइडियल फेयर वर्ल्ड ये चलेगी बात, लेकिन हम नहीं जीते हैं आइडियल फेयर जिंदगी में, और सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं, कहीं पर भी. तो जब भी कोई मुझसे पूछता है, बहुत सारे लोग मुझे ओवर द इयर्स मैसेज करते हैं, पूछते हैं हाउ डू आई बिकम एन एक्टर. तो ज्यादातर लोग उन्हें जवाब देते हैं कि भाई एक्टिंग क्लासेस करो, बॉडी बनाओ, डांसिंग क्लास वगैरह, बेसिक्स ये तो करो प्लीज. ये प्रिपरेशन तो है एज एन एक्टर, पढ़ाई कीजिएगा. लेकिन जो लोग बताते नहीं है, और जो मैं हमेशा चीख के सबको बताता हूँ कि ये सीक्रेट नहीं है, कि पहले तो एक बैकिंग रखिए फाइनेंशियल. अगर आप अपने सिटी छोड़ के, अपना घर छोड़ के बंबई आ रहे हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये मुश्किल की बात है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी. सो कीप सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल बैकिंग. सेकेंडली, कीप सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके फेलियर्स आपके सक्सेस से बहुत ज्यादा होते हैं, और आपके फेलियर्स भी पब्लिक होते हैं, राइट? तो हैव some kind of mental backing in form of friends, family. Have a financial backing. अब फिर लोग पूछते कि भाई मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग कैसे होगी, मैं तो एक्टर बनने आया हूँ. अब मैं उसका जवाब कैसे दूं आपको भाई? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमेजिन अगर आपके खाने के वांदे हैं, रहने के वांदे हैं, आप कहाँ जाकर प्रिपेयर करोगे यार? आप समझ रहे नहीं हो कि एक्टर बनना ये बात नहीं है कि आपकी दादी माँ ने या आपकी नानी ने या आपकी नेबर ने बोला भाई यार शाहरुख खान लगते हो यार, जाकर एक्टर बन जाओ. ये बात नहीं है. ये जितना ग्लैमरस दिखता है बाहर से, अंदर से ये उतना ही चैलेंजिंग है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है या अच्छा है, चैलेंजिंग बहुत है ये. जब आप एक IPS IAS ऑफिसर, ये तो टॉपिकल चीज है ना, 12th फेल बहुत ही बढ़िया फिल्म है. आपने देखा है कि संघर्ष क्या होता है? आई मीन आटे के चक्की पर बैठ के पढ़ाई करके इस इंसान ने अपनी जिंदगी बनाई है. तो आप क्यों समझ रहे हो कि एक्टर बनना या इस फील्ड में आना उससे आसान है? हर फील्ड में चैलेंजेस होते हैं जी, डेफिनेटली होते हैं, और नेपोटिज्म भी होता है. तो अगर आपको इनफैक्ट you should be at an advantage because we have never been at a time where there's so much information available कि आप इतना प्रिपेयर होकर चले जाएं. आप अगर 10-15 साल पहले अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आपको सरप्राइज इतने आते थे, अब तो आपको नहीं आएंगे इतने सरप्राइज. So this is my thought. Favoritism, look, we cannot avoid that. Favoritism मैं भी रिपीट हुआ हूँ काफी बार. ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत बार कास्ट करते हैं आर्ट फिल्म्स में क्योंकि दे लाइक माय, तो फेवरेटिज्म इज ओके विद मी. आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है.
लेकिन फेवरेटिज्म आल्सो फॉर द राइट रीजन ना। एग्जैक्टली। फेवरेटिज्म ओटीटी आल्सो के हर चीज, हाँ, जी हर चीज के, आई जस्ट ओटी कंक्लूड दिस जागी जी कि हर चीज के ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स नहीं होते हैं जी, हर चीज सिचुएशनल होती है। ओटीटी की बात करते हैं अगर हम लोग तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि ओटीटी पर एक इनेबल कर दिया है, लोगों को रिलीज कर दिया है कि आप जितना भी वायलेंट या वल्गर कंटेंट है आप डाल सकते हैं। आपको लगता है कि पीपल जो लोग उनको देखते हैं वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो हमारी सोसाइटी को? हाँ और ना। ज्यादातर अगर आप एक नॉर्मल मेंटालिटी के इंसान हो, जो बहुत ही इजीली इन्फ्लुएंस नहीं है, आप एडुकेटेड हो, आप सही और गलत के बीच में, आपको आई फील दैट 90% ऑफ हमारा जो देश है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने इम्प्रेशनेबल नहीं है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज के बारे में इम्प्रेशनेबल होंगे, फिल्म्स के बारे में क्यों बता रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा ही एक दोस्त है बेचारा, जुनैद, हम सालों से एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। वो मतलब वो ऐसा इंसान है कि वो बोलता है आज मैं जाकर ये साइकिल लेने वाला हूँ, हीरो का साइकिल लूंगा आज मैं जाकर। ये हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि मैं जाकर हीरो की साइकिल ले रहा हूँ। और मैंने सटनली कहा हीरो क्यों यार, एटलीस्ट की ले लेना। ओही, मतलब खत्म। तो ऐसे इम्प्रेशनेबल लोग होते हैं जिंदगी में और हर चीज उन्हें इम्प्रेस करती है। यस, हमारा जो मीडियम है वो एक बहुत ही ऑडियो विजुअल मीडियम है, विच द जॉब इज टू इम्प्रेस। एग्जैक्टली। तो उसमें शायद 19-20 हो जाए। सो आई डोंट 100%। और फिर उसमें पैरामीटर्स भी है ना जी। अगर बहुत गौर है, बहुत वायलेंस है, बहुत सेक्सुअल कंटेंट है या जो भी है, तो हमारे पास बकायदा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंसर बोर्ड के तौर पे, विच हैज द इंटेलिजेंस एंड द मैच्योरिटी टू से दिस इज एन 18 अबव फिल्म और 15 अबव फिल्म और 16, जो भी वो कैटेगराइज देते हैं सर्टिफिकेशन। अगर आप उसे फॉलो करें और अगर एग्जिबिटर्स इसे प्रॉपरली फॉलो करें और अक्रॉस द कंट्री, तो क्यों नहीं। और फिर पेरेंटल गाइडेंस है, आप एक पेरेंट हो, आप अपने बच्चों को, मैं अपने बेटे, आई लव्ड द फिल्म as a whole animal, I'll say that very clearly, but will I take my daughter who's 9 years old to see it? No, because of two reasons. एग्जैक्टली। Number one is my own intelligence as a parent, and number two, the censor board has said 18 above. I will respect what the government has made a rule. तो impressionable है, but you also have your own sense ना भाई। एनिमल देखकर आप जाकर ऑपोजिट सेक्स को, चाहे उसमें the girl has also hit the boy, the boy has also raised the hand. In fact, the boy has not hit the girl. The boy has not hit the girl. He raised his hand and he stopped. The girl has hit the boy. Both I say is wrong. Violence is wrong. But मुझे तो नहीं लगता है कि पर्सनली ये करके मैं किसी को जाकर मारूंगा इसकी वजह से। एक एजुकेशन होती है, एक अपब्रिंगिंग होती है। So yes, there is impressions. There are good impressions also. मैंने बहुत सारे motivational films देखी हैं. I'm sure that 12th Fail is a film which will motivate a lot of people also. So come on. एग्जैक्टली। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से क्यों लगाव है और कैसे लगाव बना, हिपी खुर्रे के टाइम या पहले से ही? क्रिकेट से इतना खास लगाव नहीं है। क्रिकेट में खेलता था और मैं स्पोर्ट्स में बहुत I'm saying this with a lot of humility, with gratitude. I've been blessed with being a good athlete. Right? आजकल मैं टेनिस खेलता हूँ। लेकिन क्रिकेट से मेरे करियर का कॉम्बिनेशन बहुत था। एक फिल्म थी जन्नत जो मैंने की थी, which was about मैच फिक्सिंग। तो वहां पर क्रिकेट के बारे में मैंने आई रिसर्च बिफोर डूइंग अ फिल्म, तो मैंने उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर आईपीएल मैंने होस्ट किया था, तो वहां पर टॉप एंड क्रिकेटर्स से मुलाकात हुई, दोस्ती भी हो गई। राइट। फिर मेरी एक कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम मुंबई इंडियंस में बहुत सारे आर्टिकल सप्लाई करते आ रहे हैं, तो उसमें लगाव हो गई। फिर रिसेंटली मुझे मौका मिला कि मैंने बहुत टाइम बिताया कपिल देव सर के साथ, जहाँ पर मेरे रील्स पर भी हैं, इंस्टाग्राम रील्स पर आप देखेंगे, जहाँ पर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में उनके जो मंगूस बैट है वो दिखाया। बस इतना ही लगाव है क्रिकेट का। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतना अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Tabuji. Lovely talking to you, and God bless you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good night. See you. Bye bye.